हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उस स्टूडेंट्स के लिए, मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जो अभी जस्ट यूपीएससी सीएससी 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जो इस टॉपिक पे होगा, आईएएस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स एंड दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 2023। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, क्योंकि इस एक वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद सीधे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली हाउ टू स्टार्ट, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, देन आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अभी से अगर हम काउंट करें 2023 के लिए तो हमारे पास 1.5 साल 1.5 ईयर से ऊपर हैं, तो इसमें हम अपने प्रिपरेशन को किस तरह से प्लान करें, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, बुक लिस्ट क्या हम फॉलो करेंगे, ऑप्शनल को किस तरीके से हम सेलेक्ट करें, नोट्स कब बनाएं और कैसे बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे फ्रेशर्स या जो फ्रेंड्स जस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके सामने आता है। रिवीजन, कैसे चीज़ों को रिटेन करें, कैसे हम रिवाइज करें, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे। देन आंसर राइटिंग की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि हमें आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन, और कह लें कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले कि कैसे हमें स्टार्ट करें। अगर सपोज मैं एक फ्रेशर हूं और मुझे यूपीएससी 2023 के लिए प्लान करना है, प्रिपरेशन करना है, तो हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो बिगिनर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। फ्रेंड्स, एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो होगा ये उन स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए होगा, बेसिकली जो खुद से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है बट वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरा सारा कंटेंट, सारा वीडियो जो होगा उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होगा। ऑल्दो कोई भी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियोज़ को रेफर कर सकता है। और दूसरी चीज़, इसमें इन जो भी मेरे चैनल पे जो भी कंटेंट आएगा उसमें मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपने 5 ईयर के प्रिपरेशन जर्नी के ड्यूरेशन में मैंने उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है और इम्प्रूव किया है। तो ऐसा कुछ भी मैं हवाई में बातें नहीं करने वाला हूँ। वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जो मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करी हैं और उससे मैंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे खासा इनकम अर्न करते हैं, तो ये बिल्कुल आपका इंडिपेंडेंट चॉइस है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल ही निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि जब से इंडिया में 4G का पेनिट्रेशन जियो के आने के बाद स्टार्ट हुआ है, तब से न जाने कितने यूट्यूब चैनल्स, कितने कंटेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और कई सारी स्ट्रेटजीज, गाइडेंसेस आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आप उनको रेफर करके खुद से अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट करती है तो आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ना बुक्स पता है, ना सिलेबस पता है, ना आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, और डायरेक्टली आप जाके अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप इससे गेन नहीं कर पाओगे। बस यही होगा कि जल्दी से जल्दी कोर्स वहाँ पर पूरा कराया जाता है, आप उसी के पीछे भागते रहते हो और रिजल्ट ये होता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से आप अपनी प्रिपरेशन करके इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से पढ़ते हो। तो अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी भी है तो आप पहले एनसीईआरटीज़ की एक तो रीडिंग ले लीजिए, थोड़ा सा एक फ्लेवर अपने एग्जाम का ले लीजिए, एग्जाम में एक सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवेयर हो जाइए, उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं जिनको खुद से प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे अपने प्रिपरेशन को प्लान करें। तो सबसे पहला काम है फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें आपके टूल्स हैं और ये हमेशा अगर आप चाहे वर्किंग एस्पिरेंट हैं या घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ये दो चीजें हमेशा आपके टेबल पे होनी चाहिए। क्या? पहला यूपीएससी का सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बोथ इंक्लूडिंग प्रीलिम्स
एज वेल एज मेंस। सो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को आप अपने सबसे पहले आप परचेज कीजिए अपने पास हमेशा साथ में रखिए। पहला आपका काम ये होता है फ्रेंड्स कि सिलेबस को आप देखेंगे तो उसमें आपके एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर होगा, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज में एग्जाम वगैरह होते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप सिलेबस से देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे नहीं, मैं बेसिकली कैसे आपको प्लान करनी है उस पर फोकस ज़्यादा करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है फ्रेंड्स कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है और सिलेबस को बिल्कुल क्रैम कर जाना है, रट जाना है। इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है, आपको सिलेबस रटना ही है, वर्ड टू वर्ड रटना है। क्यों रटना है फ्रेंड्स? इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। क्या फायदे हैं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सिलेबस फ्रेंड्स अगर आप रट लेते हैं तो उसका फायदा ये है कि आपका जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को आप विद इन 1 आवर और 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। न्यूज़पेपर फ्रेंड्स कैसे आपको 1 घंटे से कम टाइम में पढ़ना है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। ऑल द वीडियो थोड़ा लंबा है, 45 मिनट्स का है, बट मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे आप उस वीडियो को जरूर देखो। उस वीडियो में मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आप न्यूज़पेपर जो है न सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे, बल्कि आप उससे नोट्स कैसे बनाना है ये भी चीज़ें सीख पाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। तो सबसे पहला काम है सिलेबस क्रैम करना। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़पेपर का टाइम जो है आपको रिड्यूस करेगा। सेकेंड थिंग, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में मल्टीपल डायमेंशंस को कैसे कवर करना है, कैसे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आंसर्स को एनालाइज कर पाएंगे, ये आप सिलेबस से पिक कर सकते हैं। सिलेबस से आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, फ्रेमवर्क जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस आपको रटना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट प्री के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। और पहले तो देखना ही है, और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको आपका जो प्रीलिम्स का और मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको बार बार देखना है। इसको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। हमेशा मैं इस पॉइंट पे इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी। सेकेंड थिंग आ जाती है फ्रेंड्स एटीट्यूड। सी फ्रेंड्स, आपके पास ग्रोथ एटीट्यूड होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ माइंडसेट? कि आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कि आप में सीखने की एक प्रबल क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब एक ये होना चाहिए आपके माइंडसेट में कि आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना है अपनी पर्सनालिटी में, आपको ग्रो करना है। और जनरली फ्रेंड्स सी एक र्यूमर हो जाता है कि यूपीएससी जो है बिना तो 2-3 अटेम्प्ट दिए, ठीक है ना, बिना 2-3 अटेम्प्ट के यूपीएससी क्लियर ही नहीं होता, या 3-4 तो अटेम्प्ट तो लगते ही लगते हैं। फ्रेंड्स ये एक र्यूमर बेसिकली रिपीटिंग स्टूडेंट्स के थ्रू, रिपीटर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा फैलाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर यूपीएससी 1 साल के अंदर एग्जाम कंडक्ट करती है, 1 साल में एग्जाम कंडक्ट करती है, तो मतलब कि 1 साल में इसका प्रिपरेशन पॉसिबल है। हवाई बातें नहीं है, 1 साल में इसका प्रिपरेशन पॉसिबल है। बस ये है कि ये चीज़ आपको बिलीव करनी पड़ेगी कि नहीं 1 साल में प्रिपरेशन पॉसिबल है। फ्रेंड्स, जिनके 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट उन्हीं स्टूडेंट्स के लगते हैं, उन्हीं प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को लगते हैं जो कहीं ना कहीं किसी स्टेजेस पे कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, या तो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या बंडल ऑफ मिस्टेक्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम सारे मिस्टेक्स करते हैं, तभी हमें अपना अटेम्प्ट रिपीट करना पड़ता है। अगर हम सही तरीके से प्लान करके स्ट्रेटजी वाइज चले तो फ्रेंड्स 1 या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में आराम से एग्जाम निकल सकता है। ऐसा कोई इतना भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये एग्जाम। माना डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इसको कर ही नहीं सकते हैं। इसको करने में 5 साल या 6 साल हमें लगाने पड़े, ठीक है ना। मेरे को भी 5 साल लग गए प्रिपरेशन में, लेकिन मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हुई हैं। लास्ट के जो 4th और 5th अटेम्प्ट में तब जाके मुझे चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ, और तब मैंने अपने आप को इंप्रूव करना शुरू किया। लेकिन चूंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ, तो या कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को से आप लर्न करके आप अपने मिस्टेक्स जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप मतलब 1 साल या 2 साल के मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 ईयर्स में आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले इस फोबिया, इस र्यूमर से आप बाहर निकलें और इस एटीट्यूड को बिल्कुल सेट करें कि 1 साल में डेफिनेटली डूएबल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में डूएबल है। और अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो अभी गोल्डन टाइम है आपको स्टार्ट करने का, क्योंकि आपके पास 1.5 साल 1 ईयर मतलब 12 and 6 18 मंथ्स आपके पास अभी से पड़े हुए हैं। अच्छा, और इस प्रिपरेशन में आपका वेपन क्या होगा फ्रेंड्स? तो क्लैरिटी। सबसे पहले आप जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें क्लैरिटी आपको लानी है कि आप वो करके करना क्या चाहते हैं, बेसिकली एंड रिजल्ट आप क्या पाना चाहते हैं। एक प्लान, ऐसे रैंडम स्टडी नहीं करनी है, आपको प्लानिंग करनी है। प्लान करने के बाद पढ़ाई करना है, रैंडम स्टडी नहीं करनी है। और दूसरा, हार्ड वर्क तो आपको पता है,
हार्डवर्क करना है, लेकिन ये आपका अल्टीमेट टूल है और इस हार्डवर्क को आपको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। और स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आपका हार्डवर्क आउटपुट ओरिएंटेड हार्डवर्क होगा, मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं कुछ उससे आउटपुट गेन करने के लिए, रैंडम हार्डवर्क रैंडम डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जरूरी है फ्रेंड्स। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये साथ में होना चाहिए और सिलेबस को आपको पूरा का पूरा रट जाना है बिल्कुल 2 से 3 दिनों में, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स स्टडी प्लान की, कि आपका प्लान कैसा हो, ठीक है, कैसे आप मंथ्स को प्लान करें। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से कुछ बनाया है जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन में फॉलो किया था फर्स्ट 3 मंथ्स में। जैसे मैं अभी जनवरी, आज जो डेट है 10th ऑफ जनवरी है, अगर आप 15 जनवरी से भी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल आपको एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को लेके चलना है। आपको सारी एनसीईआरटी फिनिश करनी है और न्यूज़पेपर को साथ साथ पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। अब फ्रेंड्स न्यूज़पेपर में बताऊं कि अगर आप फ्रेशर है और न्यूज़पेपर उठाते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादातर या तो पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ होता है या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ होता है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी समझना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने पॉलिटी की एनसीईआरटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी को कंप्लीट करके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। तब आप जाके न्यूज़पेपर को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको वोकैबुलरी वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो अगेन फ्रेंड्स मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस, न्यूज़पेपर को कैसे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करें, उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड वे में बताया हुआ है कि कैसे आप न्यूज़पेपर को ईजी बना सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। देन अगर एक बार आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है और आप न्यूज़पेपर से फैमिलियर हो जाते हैं, न्यूज़पेपर को समझने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स मतलब कि मई से अगस्त, इसके बीच आप क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी जो है उसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, क्विक रिवीजन करेंगे और आप अपने रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उस सब्जेक्ट के, उसको आप फिनिश करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन होगी बोथ प्रीलिम्स और मेंस बोथ ओरिएंटेड होगी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद सी फ्रेंड्स, यहां तक चूंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स का फ्लेवर ले लिया है, क्या कंटेंट है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब आप इस पोजीशन में है कि आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपना ऑप्शनल यहां पे डिसाइड कीजिए, ठीक है ना। किन सोर्सेस को आपको रेफर करना है, खुद से पढ़ना है या किसी कोचिंग का हेल्प लेना है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना मोड डिसाइड करिए कि व्हाट वुड बी योर मोड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं, कोचिंग की जरूरत आपको किन चीजों के लिए है, तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं, जिसका आपसे डिटेल्ड मतलब एक एक्सपर्ट की तरह आपसे आंसर राइटिंग की डिमांड यूपीएससी करता है। तो इसलिए ऑप्शनल के लिए आप कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप मेंस टेस्ट सीरीज को रेफर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए आप चाहें तो किसी कोचिंग का वो रेफर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अगला जो 4 मंथ्स होगा, सितंबर टू जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स मैंने लिखा है, बेसिकली 5 मंथ्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगले जो 5 मंथ्स में आपका टारगेट क्या हुआ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना और आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करना ऑप्शनल के लिए, एंड इथिक्स एंड एसे। तो अगले जो 4 मंथ्स है उसको आप उसमें आप ऑप्शनल इथिक्स और एसे को प्लान कीजिए कि ये आपका टारगेट होगा कि अगले 5 मंथ में आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट 4 मंथ्स जो होगा ये 2023 का फरवरी टू मई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में प्रोबेबली आपका एग्जाम जो होगा जून में शेड्यूल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन जो 4 मंथ्स में आपको कंप्लीटली प्री मोड्स में शिफ्ट हो जाना है। मेंस आंसर राइटिंग, मेंस के सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, ये सारी चीजें इससे पहले कंप्लीट करके पूरा का पूरा प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट कर जाना है। और रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, इन्हीं को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगेन फ्रेंड्स, लास्ट के 4 मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो एंड मोमेंट पे आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करें। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये तो मैंने एक स्टडी प्लान बताया फ्रेंड्स, अब है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो एक्टिव, वी विल अडॉप्ट एक्टिव स्टडी मेथड्स। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव स्टडी मेथड्स, मतलब कि हमें फ्लैटली किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, भले ही हम
एनसीईआरटी ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अभी बिगिन कर रहे हैं, लेकिन फ्लैटली हमें स्टडी नहीं करनी है। तो कैसे हमें स्टडी करना है फ्रेंड्स, इवन एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे एटलीस्ट प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखने हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपके माइंड में क्वेश्चंस जनरेट करेगा। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आप वहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है उसको आप लोकेट कर पाएंगे और उसको फिल्टर आउट कर पाएंगे, क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है। अदरवाइज आप फ्रेंड्स पूरा का पूरा बुक फ्लैटली आप पढ़ जाओगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इवन एनसीईआरटी भी पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देखें। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है कि आपको कितने डेप्थ में आपके सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करना है, देन सब्जेक्ट को आप पढ़िए, एक बार पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए और फिर दोबारा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को जाके फिर से एक बार देख लीजिए। और फिर लास्ट आता है कि अगर मॉक टेस्ट जो है, प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का, उसमें से आप किसी भी एक मॉक टेस्ट को रेफर कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शनल टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा कि डेप्थ क्या है, डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और शॉर्ट नोट्स जो कहते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इसी से आपको पता चलेगा कि काम की इंफॉर्मेशन क्या है और उसको आप शॉर्ट नोट्स में बहुत ही प्रिसाइज वे में आप नोट डाउन करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक साथ कितने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, एक सब्जेक्ट पढ़ें या एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ें या 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें। तो फ्रेंड्स मेरा इसमें टेक ये है कि सबसे पहले आप चूंकि आप जस्ट बिगिन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। सबसे पहले आप अपने पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, तो एक सब्जेक्ट को आप लेके चलें और प्लस साथ में न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको 3 घंटे 4 घंटे हो सकते हैं न्यूज़पेपर में लगे, बट उससे घबराना नहीं है क्योंकि धीरे धीरे ये स्किल्स डेवलप होती हैं। एक रात में या 10 दिन में ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, बट ऑब्वियसली अगर 15 दिन 30 दिन ये काम करेंगे तो न्यूज़पेपर आपको डेफिनेटली विद इन 1 आवर आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को लेकर चलें और न्यूज़पेपर को लेकर चलें। इतना जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, ठीक है ना, एक लॉन्ग टाइम तक आप नहीं पढ़ सकता है, आदमी का जो मन है, ठीक है ना, वो बोर होने लगता है। तो 2 सब्जेक्ट स्विचिंग के लिए, थोड़ा सा मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं। अच्छा, और सब्जेक्ट का आप कैसे कॉम्बिनेशन लें, तो अगर आपका एक जैसे फैक्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो आप दूसरा एक साइंटिफिक सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय दैट, कि फैक्चुअल सब्जेक्ट लेट से अगर आपने हिस्ट्री लिया है कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, तो हिस्ट्री में फैक्ट्स स्टोरीज होती हैं, तो एक साइड आप इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी को ले सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज एक साइड अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो दूसरी साइड आप इकोनॉमी को ले सकते हैं ना। तो इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए, तो साइंटिफिक सब्जेक्ट प्लस फैक्चुअल सब्जेक्ट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, तो इससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और दूसरी चीज फ्रेंड्स कि आप अपना टारगेट फिक्स करें। ऐसा नहीं कि हमें रैंडमली पढ़ना है, फिक्स करें टारगेट कि कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे सपोज पॉलिटी से आप स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट करना है, तभी आपको न्यूज़पेपर जो है आप ग्रास्प कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको 15 डेज में या 20 डेज में इसको कंप्लीट करना है। पेजेस काउंट कीजिए, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद पर डे आपको कितने पेज पढ़ने हैं, इसको आप डिवाइड कीजिए। ये आपका डेली टारगेट बनता है, ठीक है ना। अब डेली टारगेट आपको पता होगा एक दिन में आपको 10 पेज 15 पेज या 20 पेज पढ़ने हैं, तो फिर उसको आप पढ़ के उन पेजेस को कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार रेफर करते रहिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स कि आपको इस तरह से अप्रोच करना है। तो ये एक्टिव स्टडी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लैटली स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। इनफैक्ट पहले ही बार हम 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। और ये जो अप्रोच है आपको हर जगह आपको यूज करना है। कब, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स पर रेफर कर रहे हो, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, बुक लिस्ट पे अभी हम आएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी बुक्स को आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये अप्रोच फॉलो करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट को स्टडी करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना एंड देन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, बुक लिस्ट का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। और बुक लिस्ट कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे टॉपर्स ने अपनी अपनी बुक लिस्ट शेयर करी है, तो आप वहां से भी उन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। बट मेरा इसमें टेक ये हुआ कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेस रेफर करने हैं। किसी एक सोर्स को आप पिक कीजिए और उसी को बार बार पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता।
आप बार बार बुक्स वगैरह चेंज करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ भी चीजें आप कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक सोर्स को रेफर कीजिए स्टैटिक के लिए या करंट अफेयर्स के लिए और उसी को बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको कहते हैं कि 6 से 12 सारी एनसीईआरटी फॉलो को पढ़नी है। नहीं फ्रेंड्स, सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, हमें बहुत ही लिमिटेड एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं बुक लिस्ट वाले वीडियोस में बताऊंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। तो सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ये आप भ्रम दूर करें। दूसरा, 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में 11th क्लास की जो 2 एनसीईआरटी हैं बस उनको पढ़ना है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी की सारी प्रिपरेशन आपको एनसीईआरटी से हो जाएगी। तो आपको बस 11th और 12th की जो 2 बुक्स हैं उसको फॉलो करना है। अगर आपको 11th और 12th के बुक्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि 9th या 10th को रेफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नीचे नहीं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली माय फ्रेंड कि 11th और 12th की आप बुक पढ़ोगे, ठीक है ना, उसके वीडियोस यूट्यूब जहां समझ में नहीं आ रहा उसको वीडियो से सप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आएगी। इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड देन साइंस एंड टेक। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो साइंस एंड टेक्स में आपका सारा काम करंट अफेयर्स मैगजीन से हो जाता है। तो इसमें आप जो है कौन सी एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो? बेसिक्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उसके क्वेश्चंस आते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स रेफर कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो सेल, जीनोम, डीएनए, आरएनए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे 1-2 चैप्टर, वो रेफर कर सकते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स में आपको बस एक न्यूज़पेपर रेफर करना है। कोई भी एक न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, दोनों में से कोई एक रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंडियन एक्सप्रेस मैं रेफर करता हूं क्योंकि मुझे इसका कवरेज बहुत ही अच्छा लगता है और प्लस ओपिनियन भी इनका बैलेंस्ड होता है। और कोई भी एक मंथली मैगजीन जो भी आपके फैंसी को सूट करे, आप उस एक मंथली को मैगजीन को रेफर कर सकते हैं और उसी को आपको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। बार बार आपको मंथली मैगजीन चेंज नहीं करनी है। तो एक मैगजीन आप अच्छे से डिसाइड कर ले पहले कि कौन से आपको मंथली मैगजीन फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो आपका कुछ पहले आपको एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर आप रेफर करें। एक एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप 2 सब्जेक्ट्स को रेफर कर सकते हैं प्लस न्यूज़पेपर। और जब इतना हो जाए तो आपकी धीरे धीरे एबिलिटी जब बढ़ेगी तो आप फिर उसके बाद मंथली मैगजीन को भी टारगेटेड वे में इंक्लूड कर सकते हैं। और मंथली मैगजीन ऐसे पढ़नी है कि सपोज 90 पेज का मंथली मैगजीन है तो आप पेजेस डिवाइड कर दीजिए कि मेरे को 1 वीक में या 10 डेज में कंप्लीट करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 9 90, तो ये 9 आपको डेज हो गए। मतलब कि एक दिन में 10 पेज पढ़ोगे आप तो 90 पेज का मंथली मैगजीन 10 डेज में कंप्लीट कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ी बात कि टॉपर क्या करते हैं भाई, टॉपर्स के पास क्या ऐसा मेथड है जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में वो अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? तो अप्रोच ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, बट लेट मी रिपीट सम थिंग्स हियर। सी फ्रेंड्स, पढ़ना मतलब कि नॉलेज गेन करना, और यूपीएससी में हम बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि हम केवल नॉलेज एक्यूमुलेट करते रहते हैं और उसका एप्लीकेशन हम नहीं सोचते हैं या नहीं ट्राई करते हैं कि कहाँ हमारा नॉलेज अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम प्रीलिम्स में आपके एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की स्किल टेस्ट की जाती है, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में राइटिंग स्किल्स आपकी टेस्ट की जाती है। तो बेसिकली हमें करना क्या है फ्रेंड्स, तो सी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नॉलेज को अप्लाई करना सीख लिया आपने, मतलब कि आपने स्किल्स सीख ली, तो हमें स्किल्स बिल्डिंग पे फोकस करना है। कौन कौन सी स्किल बिल्ड करनी है हमें? तो हमें, चूंकि आपको पता है बहुत सारे बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को डेली आपको पढ़ना है, तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको स्पीड रीडिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं, आप हमेशा मीडिया से या पब्लिक से आप इंटरेक्ट करते रहेंगे, तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स आपको धीरे धीरे अपनी ग्रूम करनी होगी। और दूसरी, पेशेंटली लिसनिंग स्किल्स भी आपको डेवलप करनी होगी। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में जो इंटरव्यू है उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। एक आदमी की पर्सनालिटी कब बनती है? जब वो डिफरेंट स्किल्स से इक्विप हो जाता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है। तो इन्हीं स्किल्स को डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। और पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? कभी भी आप पढ़ें तो यू हैव टू बिकम अ थिंकिंग पर्सन, मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हम कुछ सोच पाएं, कुछ एनालाइज कर पाएं, कुछ ओपिनियन बिल्डअप कर पाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ठीक है ना, कि उसके क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं, खुद से एनालिसिस करना है। इसी को हम बोलते हैं बिकमिंग अ थिंकिंग पर्सन। तो हमें एक थिंकिंग पर्सन बनना है और हमें सोचने की शक्ति को हमें
डेवलप करना है। दूसरा, हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस जनरेट होने चाहिए कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है, कोई ऐसा कुछ इशू अगर कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ हैपन हो रहा है तो उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो हमें क्वेश्चंस करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। दूसरा, हमें थिंकिंग एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी ब्यूटी है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को पढ़ने की फ्रेंड्स, कि अगर हम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें लैबोरेटरी में जाके, लैब में जाके हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल लाइफ में देखते हैं। हमारे सराउंडिंग आसपास में इन सारी चीज़ों को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन किसी ना किसी वे में हो रहा है। तो जरूरत है हमें कॉन्शियसनेस डेवलप करने की और चीज़ों को कनेक्ट करने की। तो हमें सराउंडिंग से कनेक्टिविटी हमें एस्टैब्लिश करनी है, चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखना है हमें। मैं बार बार इन पॉइंट्स पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप यूपीएससी का पेपर आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स का कवरेज, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आज के जो इश्यूज हैं, जो आपके आसपास घट रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन पढ़ाई के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे इन स्किल्स को आपको डेवलप करना है। रीडिंग स्किल आपको डेवलप करनी है, स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है, क्योंकि आप पब्लिक से सराउंडेड रहोगे या इंटरव्यू में खुद को आपको क्लियरली एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपने थॉट्स को क्लियरली किसी के सामने प्रेजेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल है, माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं। कुछ बड़ा सा, मतलब न्यूज़पेपर में 1000 वर्ड्स का अगर मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं तो इसको मुझे 1/10 वर्ड्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आंसर राइटिंग की स्किल आनी चाहिए और आपको याद करना भी सीखना होगा, क्योंकि ये आपका एडेड एडवांटेज है। चीज़ों को केवल समझ के काम नहीं पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, तो हिस्ट्री में आपको लीडर्स के जो हैं, ठीक है ना, डेट्स, क्रोनोलॉजी, लीडर्स के नाम, उनके द्वारा लिखे गए बुक्स, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सारे आर्टिकल्स वगैरह आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप उसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर पाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल मेमोराइज आपको करना होगा। और एक चीज़ डेवलप करनी है आपको कि सपोज आप 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 5-10 मिनट का जो ब्रेक ले और ब्रेक में आप रिकॉलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, किस ऑर्डर में पढ़ा, आप चीज़ें कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि धीरे धीरे आपकी मेमोरी आपकी इन्हांस होगी। तो फ्रेंड्स, ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। और हर एक टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में इन्हीं सारी चीज़ों पे बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शनल आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपने स्टडी प्लान वाले स्लाइड में भी आपको बताया था कि ऑप्शनल के लिए बेसिकली क्या करें, कैसे करें। सबसे पहले आपकी एक बार एनसीईआरटी का, सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ें और एक फ्लेवर ले सब्जेक्ट का। उसके बाद आप देखिए कि आपके इंटरेस्ट को कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है, और फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट का जो ऑप्शनल है ना, उसका सिलेबस आप देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें कि सिलेबस में क्या क्या कवरेज है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सी, ऑप्शनल के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जिसको आप कितना भी देर पढ़ लो आप बोर ना हो पाओ और आपका उसमें इंटरेस्ट कभी लूज ना हो। तो ऐसे इंटरेस्ट को, ऐसे ऑप्शनल को आप सिलेक्ट करें। तो ये ऑप्शनल आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उस सब्जेक्ट को चूज करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ना, या कोई किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस का आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसका ड्रॉबैक ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें हमें एडिशनल टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, और उसका हमें जीएस का जो सिलेबस है उसमें हमें कोई हेल्प नहीं मिल पाता। तो अगर आपके पास इतना टाइम अगर आपके पास है तब आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लें, अदरवाइज आप किसी न किसी ऐसे सब्जेक्ट्स को लें जिससे आपका जो जीएस का जो सिलेबस है वो ओवरलैप हो पाए, ठीक है ना। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का फ्लेवर लेने के बाद, प्लस आपका उसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके, मैक्सिमम आप चीज़ों को पढ़ सके। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरा जो ऑप्शनल है वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। फ्रेंड्स, मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना मज़ा आता है, इतना इंटरेस्ट लगता है, डिफरेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना, उसमें डिफरेंट थियरीज को पढ़ना, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में कोई चीज़ें हो रही हैं, चाइना ने कुछ कोई मूव किया तो उसका
पर्टिकुलर इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा, रीजनल मतलब साउथ एशिया में क्या उसका इफेक्ट होगा, इंटरनेशनली उसका क्या रेमिफिकेशन होगा, या पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली थिंकर्स वगैरह को पढ़ना, थिंकर्स को पढ़ना। तो ये सारी, और ये थिंकर्स का जो स्टडी है वो बेसिकली आपको इथिक्स में भी काम आता है, आपकी थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा क्लियर करता है, ठीक है ना, मोरालिटी, एथिक्स, इन सारे वैल्यूज को इनकलकेट करता है। तो इसलिए मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से आप भी अपना सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप रेफर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स की, जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, उससे रिलेटेड मेंटर्स, क्वालिटी मेंटर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के ऑप्शनल का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने पर्टिकुलर ऑप्शनल लिया, ठीक है ना, टॉपर ने जो ऑप्शनल लिया तो वही ऑप्शनल हमने पिक कर लिया क्योंकि इन्होंने इन सब्जेक्ट से टॉप किया है तो हम भी इस सब्जेक्ट से टॉप करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये देखते हैं कौन सा ऑप्शनल सही से परफॉर्म कर रहा है, मतलब किस ऑप्शनल में ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती, मेन मैटर वो करता है आपका इंटरेस्ट, आप उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर पाते हो, और स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। और दूसरा कि अगर ऑप्शनल का ओवरलैपिंग है, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपने ऑप्शनल लिया हुआ है तो उसका कई सारी चीज़ें, बहुत सारा सिलेबस का पार्ट जो है वो ओवरलैप हो जाता है। तो इससे आपकी टाइम की सेविंग हो जाती है। और अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ऑप्शनल कब हमें सेलेक्ट करना है? एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद, स्टैंडर्ड बुक्स एक बार रेफर करने के बाद। और अगर आप चाहें, अगर आप सपोज कोई ऑप्शन आपने पिक किया, ठीक है ना, तो आप उसको एक हफ्ते 10 दिन तक पढ़ के देख सकते हैं कैसा आपको लग रहा है, आपको सूट, आपके इंटरेस्ट को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं ऑप्शनल, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा की रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो अगर आपने टॉपर्स का इंटरव्यू सुना होगा तो वो बताते हैं कि ऑप्शनल, इथिक्स एंड एसे, है ना, दीज आर द 3 डोर्स फॉर फाइनल सिलेक्शन। अगर आप इन तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है, ठीक है ना, टॉप रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेक नोट्स कैसे बनाने हैं हमें, हाउ टू मेक नोट्स, कैसे बनाने हैं और कब बनाने हैं, व्हेन टू मेक नोट्स। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं या सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के आपको नोट्स नहीं बनाने। कुछ कुछ बुक्स हैं जिनके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, लाइक लक्ष्मीकांत के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम के आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि स्पेक्ट्रम में समरी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो नोट्स आपको बिल्कुल इन सब चीजों का नहीं बनाने। इसमें फैक्चुअल चीजों को कैसे साथ कंसोलिडेट करना है, तो मेरे पास अपना कंसोलिडेटेड मटेरियल है। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं लक्ष्मीकांत में कैसे आपको, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी कैसे नोट्स बनाने हैं, स्पेक्ट्रम में आपको किन किन चीजों के नोट्स बनाने हैं या कैसे इसको स्टडी करना है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है ना। थर्ड रीडिंग जब आप करते हैं और बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप रेफर करते हैं तो तब आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तब उसके बाद आप जाके तो नोट्स बनाने का ट्राई कर सकते हैं। व्हाट टू राइट इन द नोट्स, भाई नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स में लिखना क्या है? तो लिखना माय फ्रेंड्स, ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, है ना, तो वहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे। आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछिए, देखिए, है ना, मेंस में क्वेश्चन देखेंगे तो वो किन किन डायमेंशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उन डायमेंशंस पे आप 4, 5, 6 पॉइंट जो है कलेक्ट करके न्यूज़पेपर या अपने बुक से नोट्स बना सकते हैं। तो और आंसर राइटिंग स्किल, है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, तो इन चीज़ों को करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको नोट्स बेसिकली कैसे बनाने हैं और नोट्स में लिखना क्या है। आप चाहें तो किसी टॉपर के नोट्स को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं कि टॉपर ने कैसे नोट्स बनाया है, तो मेरे को भी मतलब ऑलमोस्ट सेम लाइन या कुछ इसी तरीके से नोट्स हमें बनानी है। और फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, सबका नोट्स बनाने का अपना यूनिक तरीका होता है और ये एक बार में ही आप परफेक्ट नोट्स बनाना नहीं सीख पाएंगे। आप एक बार नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, फिर उसको कंसाइज करेंगे रिवीजन के बाद, है ना, फिर उसके बाद फर्दर कंसाइज करेंगे, तब जाके तो ये आपका बिल्कुल ही, ठीक है ना, 20-30 पेजेस में एक जो जीएस पेपर है उसका नोट्स आपका कंसोलिडेट हो पाएगा। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट विल डेवलप ग्रेजुअली। ओके, सो आपको इस डायरेक्शन में एफर्ट अपना लगाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अलाइंग योर नोट्स विथ आंसर राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, है ना। आप अपना नोट्स जब बना रहे हैं तो उसको आप आंसर राइटिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलाइन कीजिए। जैसे कि अगर कोई टॉपिक से नोट्स बना रहे हैं आप, तो इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, उसमें ये जो डिफरेंट डायमेंशंस की मैंने बात करी, है ना, तो उन डायमेंशंस पे, जैसे पॉलिटिकल डायमेंशंस हो गया, है ना, सोशल डायमेंशन हो गया, कल्चरल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, इन्वायरमेंटल डायमेंशन हो गया, तो इस पे 3-3, 4-4 लाइन्स और उसके एग्जाम्पल्स, है ना, नोट्स में हमारे होने चाहिए।
और फिर उसके बाद कंक्लूजन, है ना, कैसे हम चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए। तो नोट्स बनाते समय अपने आंसर राइटिंग रिक्वायरमेंट का बिल्कुल ख्याल रखें। आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेके आएंगे फ्रेंड्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये बेसिकली नोट्स बनाने का तरीका होता है। अब रिवीजन हमें कैसे करना है, बहुत लोगों को भूलने की प्रॉब्लम होती है, कई लोग भूलने की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सबसे पहले कैसे रिवीजन करना है, बार बार 10 बार 20 बार एक टॉपिक को आप कैसे पढ़ेंगे, तो थ्रू माइक्रो नोट्स। जब तक आप माइक्रो नोट्स नहीं डेवलप करेंगे, आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप मल्टीपल रिवीजन क्विकली आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि बुक से पूरा का पूरा बुक बार बार पढ़ना तो इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और हर रिवीजन के बाद, ठीक है ना, आपको आपका रिवीजन का टाइम जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स को कंसाइज करना होगा। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट को हाईलाइट करें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। इंपॉर्टेंट कैसे आपको लगेगा चीज, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप रेफर करेंगे तो व्हाट टू राइट इन द नोट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आप दिन भर में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप रात को सोने से पहले 1 घंटे में उसका रिवीजन करें, ठीक है ना, फिर उसका वीकली रिवीजन करें और फिर मंथली रिवीजन करें। तो अगर ये 3 साइकिल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको चीज़ें धीरे धीरे कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और एक और बात मैं बता दूं फ्रेंड, 1 बार या 2 बार रिवीजन करने से, ठीक है ना, आपको चीज़ें याद नहीं होगी। आपको 5 बार मिनिमम 5 टाइम्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप 10 बार चीज़ों को पढ़ेंगे तब जाके तो आपको सारी चीज़ें मेमोराइज होना शुरू होंगी। तो 1 बार 2 बार पढ़ के अगर आपको चीज़ें भूल रही हैं तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है और फैक्चुअल चीज़ों को मेमोराइज भी करना है। जो मेमोराइज करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, उसमें आपको 1 बार अपनी एनर्जी लगानी है, मतलब 1 बार आपको एनर्जी लगा के चीज़ों को याद करनी है। 1 बार अगर आप चीज़ों को याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप दोबारा कभी भी उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ तुरंत रिकॉल हो जाएगी। आंसर राइटिंग कैसे करना है मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। इसमें कैसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो टॉपर्स की कॉपीज को आप लिख सकते हैं। मतलब टॉपर्स का प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन किया है तो उसके कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो टॉपर्स की कॉपीज जो है, ठीक है ना, अपने वेबसाइट्स पे, ठीक है ना, डालते हैं। तो उनको आप डाउनलोड कीजिए, उनके क्वेश्चंस को देखिए, उन्हीं क्वेश्चंस का आप आंसर लिखिए और टॉपर के कॉपी से मैच कराइए, ठीक है ना। उन्होंने कैसे लिखा है और आप कैसे लिख रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी में कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, तो इस तरह से आप मैचिंग करके, ठीक है ना, आप अपने आंसर राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक इनसाइट ऑन आईएएस बाबा, ठीक है ना, ये क्या है, डेली 3-4 क्वेश्चंस अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते रहते हैं। तो उनको भी ज़्यादा दिन तक तो नहीं, बट हाँ 1 महीने आप फॉलो करके, ठीक है ना, अपनी आंसर राइटिंग का आइडिया ले सकते हैं। और एट द एंड टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप आंसर राइटिंग का स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे कमेंट्स वगैरह जो है उनको आप रेफर कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर है उसके लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लिखने का ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। इससे आपकी धीरे धीरे आंसर राइटिंग की हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी। तो ये तरीका है आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने का। और एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, कैसे हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, ठीक है ना, क्या ऐसा हम काम करें कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें और बिल्कुल भी हमारा शेड्यूल ब्रेक ना हो और 365 दिन हम लगातार फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली माय फ्रेंड्स कि डेली आपको एटलीस्ट ऐसा शेड्यूल बनाना है, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 7 से 8 घंटे, 1-2 दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेंटेन करना है कि ऑन एन एवरेज आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करें। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगी। तो क्या आप ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन में, तैयारी में आप क्या कंजूसी करेंगे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हो सकता है आप इसमें लगाएंगे? तो मेरा तो टेक ये है फ्रेंड्स कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है दीजिए। जितना ज़्यादा आप टाइम दीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, आपके अटेम्प्ट्स जो हैं उतने ही ज़्यादा कम लगेंगे, ठीक है ना। अब जितना आप कम पढ़िएगा, आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार 3-4 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। मिस्टेक्स आप करेंगे तो आपको अटेम्प्ट्स रिपीट करने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले ही बार, चूंकि फर्स्ट टाइम आपका एनर्जी फ्रेश होती है, नया नया एंथुसियाज्म होता है, ठीक है ना, तो आप पहले ही बार में फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करें। पूरा 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा टाइम अपने प्रिपरेशन को दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बेसिकली फ्रेंड्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम है। पुराने जमाने में ऋषि महर्षि, जो ऋषि मुनि होते थे, उनको जब नॉलेज, ज्ञान या शक्ति अर्जित करनी होती थी तो वो क्या करते थे? तपस्या करते थे फ्रेंड्स।
आज के मॉडर्न टाइम में हमारे भारत में ये तपस्या यूपीएससी का प्रिपरेशन ही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूपीएससी का प्रिपरेशन है आपको पूरा का पूरा बदल के रख देगा, आपकी थिंकिंग को, आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा इंपावर्ड फील करेंगे और एग्जाम अगर आपने निकाल लिया तो फिर कहना ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद ही पता है कि एक आईएएस की क्या पावर और क्या हैसियत होती है सोसाइटी में। दूसरा है कि आपके पास टारगेट होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। टारगेट कैसा होना चाहिए, बहुत लंबा टारगेट नहीं रखना है। लॉन्ग टर्म एक जो टारगेट है वो तो है कि यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है ना, बट मंथली की एक महीने में आपको कितना काम करना है इसका आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसको वीकली डिवाइड कीजिए कि एक वीक में मेरे को कितना काम करें कि हम एक मंथ का काम कंप्लीट कर पाएंगे, और फिर उसका डेली में कन्वर्ट कीजिए कि अगर मेरे को एक वीक में एक बुक कंप्लीट करनी है तो एक दिन में मेरे को कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके पास मंथली, वीकली और डेली टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा तो आपका माइंड क्या होगा, वॉन्डर करेगा, इधर से उधर भटकेगा, ठीक है ना। और फिर आप पूरा दिन यही सोचने में निकाल देंगे कि मेरे को पढ़ना क्या है। और सोने से पहले एक बार आप अपने टारगेट को रिव्यू कीजिए कि आज मैंने दिन का जो टारगेट बनाया था वो मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर आप 70%, 80% अगर अपना टारगेट, इवन 60% भी अगर आप टारगेट अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हमेशा आपको फीडबैक लेनी है और इस फीडबैक से अपने एफर्ट्स को इंप्रूव करना है, कि इसी से आपको पता चलेगा कि और कितना मेरे को एफर्ट लगाना है। और फ्रेंड्स, रिव्यू में आप बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट हों अपने प्रति, ठीक है ना। तो ये आपको काम करना है। डेली शेड्यूलिंग ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपको सोने से पहले डेली आपका कल का दिन कैसा जाएगा, कल के दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है ना, उसको आप प्लान कर ले पहले सोने से पहले। अगर आप नहीं प्लान करेंगे, सुबह उठ के चीज़ों को प्लान करेंगे तो पूरा का पूरा दिन आपको यही सोचने में निकल जाएगा कि मेरे को करना क्या है, और पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए एक एक दिन मैटर करता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक एक दिन आपका मैटर करता है। सोने से पहले आप अपने माइंड को प्रोग्राम करें। कैसे आप प्रोग्राम करेंगे, तो आप सोने से पहले विजुअलाइज करके सोएं कि मेरे को कल पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मतलब पूरा आप अपना दिन कैसे स्पेंड करेंगे उसका आप अपने माइंड में एक बार विजुअल पिक्चर जो है उसको आप इमेजिन कर लीजिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप सुबह उठिएगा तो आपके दिमाग में जो सोते समय इंसान सोच के सोता है, सुबह उठते समय वही थॉट्स उसके दिमाग में होते हैं। तो आप सीधा सुबह उठ के सीधे के सीधे अपने पढ़ाई में आप लग जाइए, क्योंकि आपका ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है, ठीक है ना। फोकस, आपको फोकस कहाँ रखना है, तो आपका जो 24 आवर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज कर पाएं, ठीक है ना। और डेली प्रोग्रेस पे, कि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है अपने प्रिपरेशन में, अपनी पर्सनालिटी में। मतलब कि कल जो मैं हूँ, आज जो मैं होऊंगा वो मैं कल वाला नहीं हूँगा, कल से बेहतर इंसान बन के मैं निकलूंगा। तो इस चीज़ पे फोकस करना है। और बिल्कुल केवल 24 आवर्स पे आपको ध्यान लगाना है कि जो आपने डेली टारगेट आपने जो सेट किए हैं बस उस पे, क्योंकि आपका अगर दिन अच्छा होगा और अपने दिन को पूरे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपका वीक अच्छा होगा, आपका वीक अच्छा होगा तो आपका मंथ अच्छा होगा, और आपके अगर मंथ अच्छे हो रहे हैं तो आपका पूरा ईयर अच्छा जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक दिन दो दिन, ठीक है ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है ना, तो एक दिन दो दिन हमारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसमें हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही ह्यूमन नेचर है और इसको सोचने में ही 2-3 दिन और नहीं खराब करने हैं हमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ग्रेट वर्क करना है तो आपके पास हाई एनर्जी होनी चाहिए, और हाई एनर्जी मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लेके आए। 15 मिनट टाइम अपने एक्सरसाइज पे दें और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी जरूर अपने लाइफ का पार्ट बनाएं। ये बेसिकली अगर इन दोनों चीज़ों को फ्रेंड आप फॉलो कर दें तो आप यकीन मानिए आपको आलस, लेथार्जी, ठीक है ना, लेजीनेस, ऐसी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आप पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिव काम या प्रोडक्टिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा, कभी भी आप निगेटिविटी नहीं फील करेंगे, कभी भी आप बोर नहीं फील करेंगे, हमेशा आप हाई एनर्जी, ठीक है ना, में रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप हमेशा सक्सेस के बारे में सोचिए। कुछ बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया तो उस चीज़ों को मत सोचिए, हमेशा माइंड में सक्सेस को बना के रखिए कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें गोल लेके चले हैं उसमें हमें सक्सेस ही होना है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखिए, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, कुछ भी रिलीजियस बुक्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा तो क्योंकि आपको क्या कहते हैं, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो मेरा तो टेक ये हुआ कि आप किसी ना किसी अच्छी बुक्स को पढ़ें, किसी ना किसी बायोग्राफीज़ को पढ़ें, ठीक है ना, ऐसे पर्सनालिटीज़ को पढ़ें, ठीक है ना, जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। तो ये चीज़ें हमेशा आपके माइंड को रिफ्रेश रखेंगी फ्रेंड्स, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे आसपास इतनी निगेटिविटी है कि अगर हम इसकी अगर क्लीनिंग नहीं करें, दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ योर माइंड, ठीक है ना। तो अगर आप माइंड की क्लीनिंग ना करें तो क्या होगा, रूम को अगर ऐसे ही आप बंद छोड़ देंगे तो रूम में पूरा का पूरा डस्ट जो है भर जाएगा। तो डेली की डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इन चीज़ों पे हमें टाइम स्पेंड करना है। तो हम हमेशा
पॉजिटिव और रिफ्रेश्ड फील करेंगे। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है फ्रेंड, कि फ्रेंड अंडरस्टैंड योर माइंड। आप अपने माइंड का नेचर समझे। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एनिमी है, ठीक है ना। गीता में भी कहा गया है डिसिप्लिन्ड माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड एंड अनडिसिप्लिन्ड माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो सबसे बड़ा जो आपका बैरियर है वो आपका माइंड ही है आपके प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि माइंड का जो नेचर है ये हमेशा आसान चीज़ों को करना चाहता है। हार्ड जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ों को अवॉइड करेगा, ठीक है ना। हमेशा हैप्पीनेस के पीछे भागेगा ये, है ना। हमेशा कंफर्ट इसको चाहिए, है ना। हमेशा ये कंफर्ट के पीछे भागेगा। इन्हीं चीज़ों, ये इसका नेचर है बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो आपको फ्रेंड्स अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना सीखना होगा। और इसका नेचर आपको सीखना होगा कि इसका नेचर क्या है। ये आपको हमेशा, आपको जब भी आप कुछ अच्छा काम करना चाहें तो आपके पास दो थॉट्स क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। और हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो इस अपने माइंड के वर्किंग को समझे फ्रेंड्स, और इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। इसको ओवरकम करने का तरीका यही है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और जो भी करें उसमें क्लैरिटी आप बिल्डअप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और ये चीज हमेशा बैकअप द माइंड रखें कि जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, कुछ न्यू करना चाहेंगे, तो माइंड जो है आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ईजी चीजों के पीछे भागता है, डिफिकल्ट चीजों को अवॉइड करता है, प्लेजर इसको चाहिए, पेन को, ठीक है ना, ये डिस्कार्ड करता है कि नहीं मेरे को हार्ड काम नहीं करना। तो अगर आप इसके मतलब अगर आप इसकी बातें सुनेंगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जो मनमौजी जो लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। तो आपको एक साधक बनना है, आपको अपने माइंड को साधना सीखना पड़ेगा, और इसके ये कुछ तरीके से हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड माई फ्रेंड्स, ओके। और मेरा कई सारे ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाएगा। कई सारे जो आपके प्रॉब्लम्स, डाउट्स और डिलेमास हैं, ठीक है ना, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपका कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा और उसके थ्रू आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद।